हिंदी साहित्य आपका क्षितिज पाठ्य पुस्तक है और हमारा चैप्टर है थर्ड है। शीर्षक हमारा लखनवी अंदाज। इसके लेखक का नाम यशपाल है और यह चैप्टर का पहला भाग है आपका। आप इसे देख रहे हैं और इनको लिखने वाले जो हैं यशपाल जी हैं, उनका संक्षिप्त परिचय हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। हालांकि ये संक्षिप्त परिचय जो है वो परीक्षाओं में नहीं आता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से आवश्यक है। तो इनके जन्म समय की बात करें यशपाल जी की, इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था और जन्म स्थान की बात करें किस स्थान पर हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम हीरालाल था और इनकी माता का नाम प्रेम देवी था। इनका निवास स्थल आपका हिमाचल कांगड़ी में था और उसके बाद में आपका यशपाल जी ने 1921 में फिरोजपुर से मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट रैंक पर प्राप्त की इन्होंने। उसके बाद में ये हमारे क्रांतिकारी वीर नौजवान शहीद भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात भेंट हुई। उसके बाद में लाला लाजपत राय के साथ में इन्होंने अपना स्व आंदोलन जो था उनका, उसमें भी सम्मिलित हुए। उसके बाद में दिल्ली में बम बनाते समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में 7 अगस्त 1936 में इनका विवाह प्रकाशवती कपूर के साथ में हो गया। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 दिसंबर 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत इन्होंने हर प्रकार का, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे अन्य जो साहित्यिक विधाएं होती हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिखा है। उपन्यास भी लिखे, नाटक वगैरह भी लिखे, सब कुछ लिखा है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो अपने साहित्य में इन्होंने, अपने ग्रंथों में इन्होंने, रचनाओं में इन्होंने आपका पौराणिक, ऐतिहासिक और वास्तविक यथार्थ को इन्होंने, यथार्थ के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली मधुर, स्वाभाविक, सहज, सरल और यथार्थ से भरी हुई है तथा उसमें उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, तीनों प्रकार की भाषाओं के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अक्सर इन्होंने जो अपने ग्रंथों में जो वर्णन किया है, यथार्थवाद का, वास्तविकता का इन्होंने वर्णन किया है। हालांकि इन्होंने जो भी समाज के जितने भी नीति नियम होते हैं, सामाजिक तौर तरीके होते हैं, उनकी तरफ भी इन्होंने प्रेरणा दी है, लेकिन अक्सर इन्होंने यथार्थवादी और सामंतवादी जो लोग होते हैं उन पर कुठाराघात किया है। लखनवी अंदाज जो इनका चैप्टर है यशपाल जी का, जो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज लिखा है, इस लखनवी अंदाज के अंतर्गत यशपाल जी ने जो सामंतवादी जो लोग होते हैं उन पर इन्होंने कुठाराघात किया है इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत चलते हैं जो लखनवी अंदाज है। और इस लखनवी अंदाज के अंतर्गत एक जो लखनऊ के रहने वाले एक नवाब हैं और लखनऊ, इस चैप्टर से पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में भूमिका बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का, कुछ आप भी लखनवी हो सकते हैं, कभी भी लखनवी हो सकता है, कोई भी लखनवी हो सकता है, सबका अंदाज अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन जीवन में हमें वास्तविकता से परिचय होना चाहिए। सत्य क्या है उसकी खोज करनी चाहिए, यथार्थ क्या है उसकी खोज करनी चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से हमें मजबूत होना चाहिए, उसी प्रकार से हमें सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अंदर से हमें खोखला नहीं होना चाहिए, अर्थात अंदर से हमें मजबूत होना चाहिए और अंदर से हमारा जो अंदाज हो सटीक। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते, वहां उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा तलवे का जूता जो है, तलवा हमारा सही होना चाहिए, जूता ऊपर से फटा हो कोई दिक्कत नहीं है, उंगलियां तो सेफ है, हमारा नीचे पैर का तलवा तो सेफ है, ऊपर जूता फटा है कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 लोग कहेंगे कि आप फटे जूते पहने, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अंदर से सेफ तो, हमारा शरीर तो बचा हुआ है। मान ली तलवा फट जाए और हम चल रहे हैं, ठोकर खा खा के हमारा एक तलवा जो पैर का है वो छिल जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक चैप्टर
चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंगित करना चाह रहा हूँ। उन्होंने उन सामंतवादी, उन दिखावा पर कुठाराघात किया है कि जो लोग नीचे से जिनका शॉल फटा रहता है और ऊपर से वो कई बार उस जूते को चमकाते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं, बार बार पॉलिश करते रहते हैं, उसी प्रकार क्योंकि लोग दिखावा में ज्यादा मशहूर हो रहे हैं, दिखावा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उन्हें वास्तविकता से मतलब नहीं है। अपने आप को कैसे ऊपर से चमका जाए, अपने आप को सुंदर कैसे बनाया जाए, अपने आप को दिखावा, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो इसी प्रकार इस लखनवी अंदाज के माध्यम से यहाँ यशपाल जी उस सामंतवादी लोगों पर जो दिखावा को पसंद करते हैं, अर्थात हमारे देश की बहुमूल्य वस्तुओं को कुछ न समझते हुए और जो भोजन खाद्य पदार्थ वाली वस्तुओं को उनका निरादर करते हैं, उनको फेंक देते हैं। अगर उन चीजों के बारे में गरीब से पूछा जाए कि वो चीज कैसे प्राप्त होती है, वो गरीब ही बता सकता है कितनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग दिखावा के चक्कर में, एक आपने शेर पढ़ी होगी हिंदी की कि बिक जाए हरा रूमाल बैठूंगी मोटर कार में, शायद मेरा हरा रूमाल बिक जाए, लेकिन मैं अपने आप में मतलब देखा होगा अपने शहरों में बड़े बड़े में डीजे लगवा देते हैं, बड़े बड़े भैया बफर सिस्टम लगवा देते हैं, दिखावा के चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, पड़ोसी गाड़ी खरीद ले आया तो खुद भी गाड़ी खरीद ले, मतलब उससे वो है चाहे घर का सोना तक बिक जाए। तो कई ऐसे उदाहरण हैं आप जानते हैं संसार में कि दिखावा के चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ भी लखनऊ के रहने वाले हैं, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप उसके बारे में जानते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं 19वीं शताब्दी में आपने सुना होगा, देखा होगा कि लखनऊ के लोग, कुछ लोग नवाब हुआ करते थे, रईस हुआ करते थे। आप भी लखनवी हो सकते हैं, मैं भी लखनवी हो सकते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज हो सकता है, जीने की कला अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें वास्तविकता से परिचय होना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, वास्तविक चीजों को जानना चाहिए। तो यहाँ लखनऊ के रहने वाले हैं, उनके बारे में बताया गया है और उनके दिखावा के बारे में इन्होंने कटाक्ष किया है। अर्थात इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको और अच्छे से महसूस होगा। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, एक पैसेंजर गाड़ी है, आप देख रहे हैं, और उस पैसेंजर गाड़ी में यात्रा करने के लिए, वो जाने के लिए तैयार हो चुकी है, रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और वो हॉर्न दे रही है जाने के लिए। उस समय लेखक अफरा तफरी में, एकांत में बैठने के लिए, भीड़ भाड़ से बचने के लिए, एकांत में कहानी के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि कहानी लिखने जा रहे हैं वो, और भीड़ भाड़ से बचने के लिए और प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए खिड़की के माध्यम से खिड़की वाले बर्थ लेना चाह रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं अगर फर्स्ट क्लास का लेता हूं तो वह सब लोग वीआईपी मिलेंगे, क्योंकि पहले की जो ट्रेन हुआ करती थी वो क्लास होती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार क्लास हुआ करती थी। जैसे आपका आज ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एंड जनरल, इस प्रकार के डिब्बे होते हैं। उस समय ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस प्रकार के डिब्बे हुआ करते थे। तो इस प्रकार के जो डिब्बे हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा कि फर्स्ट क्लास का अगर मैं टिकट लेता हूं तो उसमें वीआईपी लोग होंगे सभी, अगर मैं थर्ड क्लास का लेता हूं तो उसमें उस प्रकार के लोग होंगे। तो वो इन सारी चीजों को सोचकर, अर्थात थर्ड क्लास में ज्यादा भीड़ होगी क्योंकि थर्ड क्लास में सभी लोग वैसे आ जाएंगे, तो उन्होंने, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर थी, यशपाल जी की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। और जैसे ट्रेन चलने को हुई तो उसमें सहर्ष को उनकी एंट्री हो गई। तो देखा वहां एक लखनवी अंदाज में सफेद पोशी, अर्थात सफेद कपड़े पहनकर एक सज्जन वहां बैठे हुए थे। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत श्रद्धा से पालती मार के बैठे थे, और एक नवाबी नस्ल के एक सज्जन बिल्कुल पालती वगैरह मार के बड़े अच्छे तरीके से इस प्रकार और उस बर्थ पर बैठे हुए थे। जैसे ही सहर्ष उन्होंने एंट्री की वैसे ही वो चकमका गए, मतलब एकदम अजीब सा महसूस करने लगे कि ये कौन आ गए, मतलब उनकी भाग भंगिमा इस प्रकार हो गई
कि उन्हें देखकर लेखक को भी सहज पता लग गया कि मेरे आने से इनको कोई प्रॉब्लम हुई है। आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, अर्थात उनकी आंखों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि उनके एकांत के चिंतन में विघ्न हो गया है, ऐसा उस लेखक ने उनको देखा तब महसूस किया। यह भी कहानी के लिए सूरज की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने की संकोच में है। शायद हो सकता है लेखक ने सोचा, जिस प्रकार मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया है, हो सकता है कि शायद इन्होंने भी सेकंड क्लास का टिकट लेकर मेरी तरह यह भी एकांतवासी हों, एकांत को चाहने वाले हों, और एकांत में यह भी शायद मेरी तरह कहानी लिख रहे हों, इसलिए इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया है। खैर जो भी है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, और इस प्रकार पालती मारकर बैठे हुए थे, और जो नवाबी थे, नवाब किस्म के जो लखनवी जो व्यक्ति थे, और वो बैठे हुए थे, असंतोष चिंता दिखाई दी, और सामने एक सफेद कलर की जो टॉवल थी उस पर 2 धुले हुए खीरे रखे हुए थे, और उसको देखकर कहा, सोचा लेखक ने, यशपाल जी ने, कि ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट कर लिया हो, और अब गवारा ना हो शहर का कोई सफेद को सुनने मझले दर्जे में सफर करता देखे। अर्थात उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि शायद हो सकता है कोई व्यक्ति उन्हें देखकर ये नहीं कहे कि यह व्यक्ति सेकंड क्लास के डिब्बे में ट्रेवल कर रहा है। हम कंटिन्यू से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, और हम ऐसा यशपाल जी कह रहे हैं, हम अपनी कनखियों के माध्यम से, कनखियां कहते हैं तिरछी नजर के माध्यम से, अर्थात जो लेखक थे यशपाल जी, वे खिड़की के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक दृश्य भी देखना था बाहर का, और उन्हें कहानी लिखने के लिए चिंतन भी करना था, बहुत सारी ऐसी बातें थी, इसलिए उन्होंने खिड़की पर ही बैठा। तो जो लेखक हैं यशपाल जी, वो खिड़की पर बैठे हुए हैं, बाहर के दृश्य को भी देख रहे हैं चलती हुई गाड़ी में से, और जो सामने बैठे हुए हैं एक सफेद पोशी, अर्थात सफेद कपड़े, सफेद पोशी का अर्थ होता है सफेद कपड़े, अर्थात सफेद कपड़े पहने हुए एक नवाबी किस्म के लखनवी अंदाज के रूप में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको भी कनखियों मार के वो देख लेते हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। वाह, उर्दू भाषा ही कुछ ऐसी होती है डियर स्टूडेंट, कि वो दिल को चुभने वाली होती है उर्दू भाषा। उन्होंने कहा, जो नवाब किस्म के जो सज्जन लखनवी अंदाज में जो बैठे हुए थे, उन्होंने यशपाल जी से कहा, आदाब अर्ज, आपका मैं सम्मान करता हूँ, तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जनाब खीरे का शौक फरमाइए। अरे जनाब, आप खीरा खाएंगे? देखिए उर्दू भाषा के शब्दों का अपने आप में अलग बोल वाला होता है। जनाब खीरा खाएंगे क्या, इसका अर्थ होता है कि जनाब आदाब अर्ज, अर्थात मैं आपका सम्मान करता हूँ। उर्दू भाषा में आदाब अर्ज का मतलब, आदाब का अर्थ होता है सम्मान करना, अर्थात मैं सम्मान करता हूँ। नवाब क्या खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात क्या खीरा खाएंगे? देखिए कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। उर्दू भाषा ही अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट भाषा है, हिंदी की ही तरह है बिल्कुल। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाव लिया आप शराफत का गुमान रखने वाले के लिए भी मामूली लोगों का लथेड़ लेना चाहते हैं, अर्थात इस प्रकार के शब्द जो गुमान से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, जब इस प्रकार के शब्द थे, तो कवि जो लेखक जो थे यशपाल जी, उन्होंने सोच लिया कि ये अपने आप को दिखाने के चक्कर में, जैसे बड़े लोगों की एक आदत होती है कि दिखाने के चक्कर में जो छोटे लोगों को वो क्या करते हैं, दिखाने के चक्कर में पूछ लेते हैं, तुम भी थोड़ा सा खाओगे क्या, लोगे क्या, मतलब उनका एक अभिमान झलकता है, मतलब वाणी में, चाल ढलन में, हर चीज में उनका एक अहंकार झलकता है। आपने देखा होगा थोड़ा सा लोगों पर क्या पैसा बढ़ता है, वो पैसा गुमान बढ़ा देता है, अहंकार बढ़ा देता है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ जो लेखक हैं यशपाल जी, इन्हीं चीजों पर कुठाराघात कर रहे हैं, जो सामंतवादी हैं, जो पैसे में जीना चाहते हैं, उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो उन्होंने, लेखक ने जब कहा कि
कि आदाब अर्ज, क्या आप नवाब साहब, नवाब जनाब आप खीरे का फरमाएंगे, क्या खीरा खाएंगे क्या? तो उन्होंने सहस क्या कहा, देखिए, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए, शौक फरमाए, आप अपना शौक पूरा करें। अर्थात उन्होंने खीरे खाने को भी एक शौक की तरह प्रस्तुत किया। अर्थात उन्होंने कहा कि खीरा आप ही खाएं, मुझे आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? ये यशपाल जी ने कहा, जो उसके लेखक हैं, कि आप ही इसको खाएं, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, देखिए, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और नवाब साहब ने, जो नवाब लखनवी नवाब थे, जो लखनऊ में रहने वाले जो रईस थे, जो उनके लेखक के सामने वहां बैठे हुए थे ट्रेन के डिब्बे में, सेकंड क्लास में, उनके सामने लेखक यशपाल जी बैठे हुए थे। फिर एक बार खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पहुंच लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए बोले। उसके बाद में क्या किया, उन्होंने उन खीरों को अच्छे तरीके से दूसरी जगह रखे थे, वहां से उठाकर उन्होंने एक सफेद तौलिए बिछाया और नीचे से एक लोटा लिया पानी का, उस लोटे से बढ़िया तरीके से उन खीरों को क्या किया, धोया, और धोने के बाद में रखा। रखने के बाद में उन्होंने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद में उन खीरों को अच्छी तरह से काटा, छीला, अच्छे से उनकी फांके बनाई, और फांके बनाने के बाद में फिर क्या किया, देखिए आप, सजाया तौलिए पर उनको, फांकों को बढ़िया जो पीस थे उनको सजाया। सजाने के बाद में क्या किया, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, और वास्तव में लखनऊ पर जो बेचने वाले जो लोग होते हैं, खीरे को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने, किस प्रकार बेचना चाहिए, ये लखनऊ के लोग ही जानते हैं, ऐसा यहाँ यशपाल जी कह रहे हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बरत दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्पर्श से स्पष्टता के उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। और जिस प्रकार से वो स्वाद के साथ में उसको मिला रहे थे, जो उन्होंने सेकंड क्लास का जो डिब्बा था, उस डिब्बे में उन्होंने सफेद एक तौलिया टावल निकाला, उस टावल पर खीरों को धो के बढ़िया तरीके से रखा। रखने के बाद में उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद में उनको अच्छे से छीला, उनको बढ़िया अच्छे से छीलकर, और पहले तो छीलने के बाद में उन्होंने ऊपर से थोड़ा सा पीस काट के, जैसे गूंदते हैं उस तरीके से नमक मिला के गूंदा, क्योंकि आपने देखा होगा खीरे का जो ऊपर का भाग होता है, नीचे का भाग होता है, थोड़ा कड़वा होता है, उसमें नमक लगाने से, गूंदने से उसके अंदर का जो कड़वापन निकल जाता है। जैसे आम खाते हुए होते हैं ना, हम आम खाते हैं तो आम खाने से पहले ऊपर का जो थोड़ा सा रस होता है उसे निकाल देते हैं, उसी प्रकार खीरे के अंदर भी लास्ट के भाग में और फर्स्ट भाग में दोनों में थोड़ा कड़वापन होता है। उस कड़वेपन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नमक छिड़कते हैं। नमक छिड़कने के बाद में थोड़ा सा पीस काटते हैं और उस पीस से गूंथते हैं, उस पर ऐसे घिसते हैं, घिसने से उसका कड़वापन निकल जाता है। इस प्रकार ये सारी प्रक्रियाएं लखनवी जो नवाब हैं वह ये सारी कर रहे हैं उन लेखक के सामने, यशपाल जो लेखक हैं, और बढ़िया तरीके से फिर छीलते हैं। छीलने के बाद में बढ़िया उनके पीस करते हैं और उसको तौलिया पर सजाते हैं और नमक मिर्च निकालते हैं। नमक मिर्च निकालकर उन पर क्या करते हैं, वो भुरकते हैं, अर्थात छिड़कते हैं, अर्थात उनके ऊपर डालकर, और ऐसा उनके जबड़ों से, उनके होठों की स्पर्श से, उनके मुखार बिंदु से, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही उनका मन प्रालंबित हो रहा है, उनके अंदर एक उसके प्रति बहुत ही ज्यादा भूख या इच्छा हो। उस समय की जो स्थिति होती है भूख में, और भूख में खाने की चीजों को, जैसे हम चीज खाते हैं, जिस समय हमारी स्थिति होती है, चेहरे की स्थितियां बन जाती हैं, उस समय उन लखनवी जो शख्स था जिनकी बात कर रहे हैं यहाँ यशपाल जी, उसकी स्थिति ऐसी बन गई है। और यहाँ तक ये फर्स्ट भाग में कर दिया है। इसके बाद में सेकंड भाग में इसका जो और पार्ट बचा हुआ है वो कर देंगे। तब तक के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से समझेगा, और समझने के बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समय समय पर पूछते रहें। इसको पढ़ें एक बार, और पढ़ने के बाद में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो वहाँ मुझसे पूछें, और इस वीडियो की भी आप हेल्प लें।